नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में संज्ञा का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। यह क्लास झारखंड टेट, जेएसएससी क्षेत्रीय कार्यकर्ता परीक्षा और जेएसएससी उत्पाद सिपाही परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। संज्ञा ऐसा टॉपिक है जहां विद्यार्थियों के बीच बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अमुक शब्द संज्ञा का कौन सा भेद है। जैसे जानवर कौन सा संज्ञा है, यदि उसका उत्तर जातिवाचक है तो फिर कुत्ता कौन सा संज्ञा है, और कुत्ते का कोई नाम है तो वह फिर कौन सा संज्ञा है। इसी प्रकार फल, आम, आम्रपाली, दशहरी ये कौन सा संज्ञा है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति यानी बनावट के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं। मानक हिंदी व्याकरण रचना के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं। वह कलयुग का विभीषण है तो वह विभीषण कौन सा संज्ञा है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आप इस वीडियो में पाएंगे। इस क्लास के बाद संज्ञा के जितने सारे प्रश्न होंगे उसका उत्तर आप चुटकियों में दे पाएंगे। तो आइए जानते हैं संज्ञा को। सबसे पहले जानते हैं संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान। इसके बाद जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को संज्ञा कहते हैं। दुनिया में जितने तमाम चीज़ है वो सारी संज्ञा हैं। जैसे यहाँ दिया है व्यक्ति, तो व्यक्ति का नाम है सोनम, मनोज। वस्तु है पुस्तक, स्थान भारत, वाराणसी। भाव है यहाँ मिठास, प्रशंसा, प्रेम, घृणा, अच्छाई, सुंदरता, ये सारे संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके बाद जानते हैं संज्ञा के भेद। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद है। पहला वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है भाववाचक। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आता है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो मानक हिंदी व्याकरण रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। 3 ही भेद हैं। मानक हिंदी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। पहला जो भेद है वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर नाम है। दुनिया में जितने तमाम चीज़ है उसका कोई ना कोई नाम रख दिया गया है तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी उदाहरण से समझते हैं। यहाँ दिया है व्यक्ति का नाम। व्यक्ति है जातिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़की, व्यक्ति, मनुष्य ये सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इनका कोई नाम है तो वह होता है व्यक्तिवाचक। जैसे रवीना, सोनिया ये लड़की का नाम है। श्याम, हरि, सुरेश, सचिन ये लड़का का नाम है। तो नाम रख दिया गया इसलिए यह व्यक्तिवाचक है। दूसरा है वस्तु का नाम। यहाँ दिया है वीवो मोबाइल। मोबाइल है जातिवाचक लेकिन उसका नाम रख दिया गया वीवो मोबाइल। वीवो, सैमसंग, रियलमी तो ये है व्यक्तिवाचक, नाम रख दिया गया। यहाँ देख रहे हैं टाटा चाय। चाय है द्रव्यवाचक संज्ञा लेकिन कंपनी टाटा के नाम से बेच रही है टाटा चाय, तो यह है टाटा चाय। ताज़ा चाय तो टाटा, ताज़ा ये सारे हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है सिम्फनी कूलर। कूलर है जातिवाचक लेकिन इसका नाम रख दिया गया सिम्फनी, तो सिम्फनी हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद है ऐतिहासिक इमारतों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला ये सारे व्यक्तिवाचक है। इसके बाद है दिशाओं के नाम। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व ये सारे है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा, म्यांमार ये है व्यक्तिवाचक। राज्य का नाम। राज्य है जातिवाचक संज्ञा, देश है जातिवाचक संज्ञा, इसका नाम रख दिया गया तो वह है व्यक्तिवाचक। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सारे हैं व्यक्तिवाचक।
राष्ट्रीय जातियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन, ये सारे है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समुद्रों के नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसके बाद नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी है जातिवाचक संज्ञा। जब इसका नाम रख दिया गया गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, गोदावरी, ये सारे हैं व्यक्तिवाचक। पर्वत जो शब्द है वह है जातिवाचक, लेकिन इसका जब नाम रख दिया गया तो वह है व्यक्तिवाचक। हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम, पारसनाथ, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम ये व्यक्तिवाचक है। वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग, रातू रोड, ये सारे क्या है? ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त, कुरान, बाइबिल, ये सारे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, बक्सर युद्ध, अक्टूबर क्रांति, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिनों, महीनों के नाम ये व्यक्तिवाचक है, जैसे मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। त्योहारों, उत्सवों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी, नवरात्र, ईद, मुहर्रम, ये सारे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जीव जंतुओं के नाम व्यक्तिवाचक है। गाय है जातिवाचक, लेकिन उसका नाम रख दिया गया कामधेनु, तो वह है कपिला, ये व्यक्तिवाचक है। गौरा नाम रख दिया गया तो यह है व्यक्तिवाचक है। हिरणी या हिरण है जातिवाचक, लेकिन उसका नाम रख दिया गया सोना, तो यह है व्यक्तिवाचक। कुत्ता है यहाँ पर, यह है जातिवाचक संज्ञा। पशु है जातिवाचक संज्ञा, और कुत्ता भी है जातिवाचक संज्ञा। जानवर भी है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन उसका कोई नाम रख दिया जाता है, जैसे कुत्ते का नाम है टॉमी, यह हो गया व्यक्तिवाचक। आपको बताया गया कि दुनिया में जितना तमाम चीज़ है, चाहे वह जीव हो, जंतु हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, जड़ चेतन कोई भी चीज़ हो, या घटना, यहाँ देख रहे हैं घटना के नाम भी है, युद्ध के नाम भी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी तथ्य है, उसका नाम रख दिया गया तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जानते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पॉइंट्स है, रिश्ता है, पद और व्यवसाय है, प्राकृतिक घटना है, मनुष्य है, ये सारे है आपके बिंदु सह बताए जा रहे हैं। यह है जातिवाचक संज्ञा। रिश्ता, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, काका काकी, नाना नानी, ये सारे जो रिश्ते हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पद और व्यवसाय ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक, प्रधानाचार्य, शिष्य, विद्यार्थी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वकील, डॉक्टर, दुकानदार, व्यवसायी, ये सारे हैं जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है प्राकृतिक घटना। वर्षा, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़, अकाल, सूखा, ये सारे जो प्राकृतिक घटना हैं, प्राकृतिक जो तत्व है, वह सब है जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद है मनुष्य। आदमी, औरत, व्यक्ति, नर नारी, बच्चा, लड़का, लड़की, ये सारे हैं जातिवाचक संज्ञा। घरेलू वस्तु, घर में जितना सारा सामान है, कुछ को छोड़ करके वह द्रव्यवाचक के अंतर्गत भी आते हैं। आगे हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा जब पढ़ेंगे तो। घर में आपका कुर्सी है, टेबल है, पंखा है, चम्मच है, कूलर है, थाली है, टीवी है, पुस्तक है, झाड़ू है, जितना तमाम चीज़ है वो सारे क्या है, वह है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अन्य शब्द में आप देख रहे हैं नदी है,
नदी है जातिवाचक, लेकिन जब उसका नाम रख देते हैं गंगा गोदावरी कृष्णा कावेरी तो वह होता है व्यक्तिवाचक। पर्वत है जातिवाचक, फल है जातिवाचक, फूल है जातिवाचक, देश है जातिवाचक, राज्य है जातिवाचक, गांव, माह, वर्ष, राज्य, जिला, घर, भवन, इमारत, ये सारे हैं आपके जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। पशु देख रहे हैं, ये पशु यानी जानवर जो है वह है जातिवाचक। गाय, बैल, कुत्ता, बाघ, हाथी, बंदर, सांप, ये सारे हैं जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। जब उसका नाम रख देते हैं, कोई ना कोई नाम होता है तो वह होता है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। इसके बाद है पक्षी। पक्षी है जातिवाचक और गौरैया शब्द भी जातिवाचक है, मैना जातिवाचक, कबूतर, कौवा, ये सारे यह आपके जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जानते हैं समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों का समूह जैसे भीड़ है, जनता, सभा, कक्षा, परिवार, पुलिस, सेना, ये सारे हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तियों का समूह के अंतर्गत आ गया मेला, बाजार, जुलूस, गिरोह, शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल, आयोग, समिति, मंत्रिमंडल, दल, दरबार, ये सारे हैं आपके व्यक्तियों का जो समूह है वह है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है वस्तुओं का समूह। गुच्छा, आम का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये वस्तुओं का समूह है, यह है समूहवाचक संज्ञा है। कुंज है, पुंज, प्रकाश पुंज जो है वह पुंज जो शब्द है वह है समूहवाचक संज्ञा। जखीरा कहा जाता है, हथियारों का एक समूह होता है उसको जखीरा कहा जाता है, तो यह है आपका समूहवाचक संज्ञा है। घौंद, ढेर, ये सारे हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसके बाद जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप और तौल, जिसको नापा जा सकता है, तौला जा सकता है, वह है द्रव्यवाचक। आपको जब जातिवाचक संज्ञा पढ़ रहे थे वहाँ बताया गया कि घरेलू वस्तु वह सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आते हैं। घर में जैसे यहाँ पर देख रहे हैं द्रव, पानी भी होता है, चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, दही है, पेट्रोल है, इसको नापा जा रहा है। तो नापने वाला जितना सारा चीज़ है घरेलू वस्तु या घर के बाहर भी, तो वे होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एलपीजी, ये सब है क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। धातु और खनिज भी है, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लोहा, सोना, चांदी, बक्साइट, कोयला, हीरा, ये सारे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसको तौल सकते हैं। अनाज भी तौला जाता है। अब कहा गया कि नाप तौल वाली वस्तु की संज्ञा भेद के अंतर्गत आते हैं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं, वह है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। अनाज, चावल, चना, गेहूँ, जौ, ये चीनी भी आपका जो है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अन्य शब्द लेते हैं आपका कपड़ा, ऊन, लकड़ी, ये सारे अब क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि कौन ऐसा संज्ञा है जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो हमेशा एक वचन के रूप में वह है द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी, चाय, कॉफ़ी, दूध, दही, पेट्रोल, ऑक्सीजन, लोहा, सोना, चांदी, ये सारे, चावल, चना, गेहूँ, ये सारे शब्दों का बहुवचन नहीं होता है, हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग में आता है। अंतिम जो है वह है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध हो तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ भाव दिया है तो प्रेम, घृणा, प्रार्थना, आशा, निराशा, सुंदरता, कोमलता, मुस्कान, मित्रता, शत्रुता, ये सारे भाव जो है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा ऐसा होता है जो हमेशा अमूर्त होता है, इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, यह है अमूर्त संज्ञा है। इसके बाद दिया है वह यहाँ पर गुण जो है वह भाववाचक के अंतर्गत आता है। अच्छाई, बुराई, सुंदरता, कोमलता, ईमानदारी, बेईमानी, शीतलता, ये सारे हैं भाववाचक। स्वाद है, यहाँ पर जो जितने सारे स्वाद है वह है आपका भाववाचक संज्ञा। मिठास,
खटास, तितास, कसैलापन, कड़वाहट, ये सारे है आपका भाववाचक। ये आपको बताया गया कि भाववाचक जो संज्ञा होता है वह अमूर्त होता है, इसको नहीं देख सकते हैं। यहाँ मिठास को नहीं देखा जा सकता है, मिठाई को आप देख सकते हैं। मिठाई है वह है द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन मिठास है उसको यह अनुभव का विषय है, इसलिए इसको देखा नहीं जा सकता, या अमूर्त होता है, या इसका कोई आकार नहीं होता है। इसके बाद है आपका माप के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सारे है भाववाचक संज्ञा है। कार्य में पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई, सलाह, चोरी, प्रशंसा, ये सारे है भाववाचक। दशा के अंतर्गत हम जानेंगे, यहाँ पॉइंट आउट किया गया है जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का, समूहवाचक का, द्रव्यवाचक का, ताकि आप जो है उसे पॉइंट के आधार पर आप इन सारी संज्ञाओं को विशेष रूप से आप जान सकेंगे, समझ सकेंगे। यह दशा जो दिया है, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, अंधकार, प्रकाश, थकावट, लिखावट, घबराहट, मुस्कुराहट, ये सारी जो वस्तुओं और व्यक्तियों को जो दशा है वह है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने का विषय है कि आवट और आहट प्रत्यय जहाँ होता है वह स्त्रीलिंग होता है। यहाँ देख रहे हैं स्त्रीलिंग प्रत्यय क्या होता है, वह शब्द के अंत में लगता है। यहाँ पर देख रहे हैं थकावट, ये आवट लगा हुआ है। लिखावट, यहाँ आवट प्रत्यय है। घबराहट आहट है। मुस्कुराहट में आहट प्रत्यय है। तो आवट और आहट प्रत्यय वाले जो शब्द हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। इसके पहले हमने जाना कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, और मानक हिंदी व्याकरण रचना के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 ही भेद हैं। लेकिन जातिवाचक के अंतर्गत 2 भेद और है, उपभेद है, वह है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। यहाँ हम जान रहे हैं व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योगरूढ़ संज्ञा। आपने शब्द भेद पढ़ा होगा, ठीक वही शब्द भेद है, वह संज्ञा वाला भी है यहाँ पर। इसके बाद जानते हैं रूढ़ संज्ञा की परिभाषा क्या है। रूढ़ संज्ञाएं वे हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, टुकड़ा करते हैं। जैसे घर, तो घर, यदि घर शब्द के घ और र 2 टुकड़ा हो गया, घ और र, अलग अलग करें तो उनका कुछ अर्थ नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी संज्ञाएं रूढ़ कहलाती हैं। आपके जैसे सीजन में भी प्रश्न आया था कि नाक जो है वह किस संज्ञा के नाक वह कौन सा शब्द है, वह है रूढ़ संज्ञा। ना और क, इसको टुकड़ा करेंगे नाक का, तो ना होगा और क होगा, यह खंड सार्थक नहीं है। इसी प्रकार हाथ लेते हैं तो हा और थ, यहाँ खंड सार्थक नहीं है, इसलिए रूढ़ संज्ञा जिसका खंड सार्थक नहीं होगा, टुकड़ा करेंगे तो वह खंड सार्थक नहीं होगा, निरर्थक होगा, तो वह रूढ़ संज्ञा होता है। इसके बाद जानते हैं यौगिक संज्ञा क्या होता है। यौगिक संज्ञा वे हैं जो कई सार्थक शब्दों की योग से बनती हैं, यानी इनका खंड सार्थक होता है। उदाहरण से समझते हैं, प्रधानमंत्री, इसका खंड सार्थक है। प्रधानमंत्री के 2 खंड हैं, प्रधान और मंत्री, ये दोनों खंड सार्थक हैं। ऐसी संज्ञाएं योग से बनने के कारण यौगिक कहलाती है। ये उदाहरण से समझते हैं, विद्यालय, विद्या और आलय, विद्या हो गया, ज्ञान हो गया, आलय घर हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों खंड सार्थक है, इसलिए यह यौगिक शब्द होगा। सज्जन का जब हम इसका विभाजन करेंगे, टुकड़ा करेंगे, तो सत होगा और यहाँ पर जन होगा, तो दोनों के खंड क्या है, सार्थक हैं। इसके बाद अन्याय, अन्याय में यहाँ पर क्या है, ये अ उपसर्ग है और इसके बाद है न्याय। दोनों अ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, नहीं न्याय, न न्याय, दोनों खंड सार्थक है, इसलिए यौगिक शब्द है। इसी प्रकार यहाँ पर नम्रता, यहाँ पर ता प्रत्यय लगा हुआ है, तो दोनों खंड सार्थक होते हैं, तो वहाँ पर यौगिक शब्द होता है और वह यौगिक शब्द है, यौगिक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। योगरूढ़ संज्ञाएं वे हैं जो अपने खंडों का अर्थ छोड़कर दूसरा ही अर्थ देती हैं। जैसे यहाँ पर जलज लेते हैं, इस खंड के 2 खंड हैं, इस शब्द के 2 खंड हैं, जल और ज, ये दोनों खंड सार्थक है। जल का अर्थ पानी और ज का अर्थ जन्मा हुआ।
ज जहाँ लगा रहता है उसका अर्थ है यहाँ पर जन्मा हुआ। जलज अपने इस अर्थ को छोड़कर दूसरा ही अर्थ देता है। पानी से उत्पन्न घोंघा, सेवार, काई, जोग आदि भी है, लेकिन जलज का प्रचलित अर्थ क्या है? कमल, यानी यह कमल शब्द के लिए रूढ़ हो गया है। यानी जलज का ऐसे सामान्य अर्थ है पानी में उत्पन्न हुआ, पानी में पैदा हुआ। ज माने उत्पन्न होना, पैदा होना यानी जन्म लेना। तो लेकिन यह पानी में कमल शब्द के लिए क्या हो गया? यह रूढ़ हो गया है। तो ऐसी संज्ञाएं योग रूढ़ कहलाती हैं। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है लंबोदर। लंबोदर दो खंड है, लंबा और उदर। उदर यानी पेट, तो यहाँ पर लंबा पेट नहीं होगा, यानी तीसरा अर्थ प्रकट होता है। यहाँ पर योग रूढ़ जो संज्ञा होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। समास पढ़े होंगे, बहुव्रीहि समास, न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। तो यही है योग रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत। यहाँ गणेश होगा, एक दंत, एक और दांत, यही ना होगा अर्थ एक और दंत का। लेकिन यहाँ पर जो तीसरा अर्थ प्रकट होगा वह है गणेश के लिए आया है। पीताम्बर, पीत और अंबर यानी वस्त्र, तो यहाँ कृष्ण के लिए आया है। तो जो तीसरा अर्थ प्रकट करता है जिसके खंड, तो वह होता है योग रूढ़ संज्ञा। यहाँ जो दिया हुआ है वह कलयुग का विभीषण है। विभीषण कौन सा संज्ञा है? आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि व्यक्तियों का नाम होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। लड़कों का नाम, मनुष्य के नाम जो होता है वह व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहाँ वो दिया हुआ कलयुग का विभीषण है, तो विभीषण यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, यह है जातिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि यहाँ पर विभीषण के बारे में नहीं कहा जा रहा है, वह कहा जा रहा है कि जिसके अंदर देशद्रोह का जो गुण होता है, स्वभाव होता है, प्रकृति होता है, देशद्रोह, देश के प्रति द्रोह करना, तो इस गुण को प्रकट किया जा रहा है, इसलिए वह जातिवाचक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। नेपोलियन कौन सा संज्ञा है? ये आपका जैसे सीजल में भी आया था। तो ये जो है ये संज्ञा रूपांतरण है, संज्ञा का रूपांतरण। तो संज्ञा का जो रूपांतरण होता है उसका विशेष क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, किस प्रकार संज्ञाएं वह बदल जाती है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में रूपांतरण। तीन संज्ञा का जो रूपांतरण है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पारा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। नमस्कार।